इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हुआ शिमू का मुकाबला करने के लिए अरीना में पहुंच चुका था। और अब जैसे ही मास्टर फेंगचान ने मुकाबले की अनाउंसमेंट की, हुआ सीधे जाकर शिमू पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन शिमू ने बड़ी तेजी के साथ उसके हमलों को डॉच कर दिया था। बल यहाँ पर हुआ ने शिमू को हराने के लिए अपने फैमिली की सबसे स्पेशल कॉइलिंग वुड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया था, जिसे देखकर जिन फैमिली के हेड भी हुआ की इस टेक्निक की तारीफें करने लगे। वो हुआ के फादर वुटोंग से कहने लगे कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी टेक्निक को काफी अच्छे से इनहेरिट किया। एक बार कॉइलिंग वुड स्वॉर्ड टेक्निक अपना असर दिखाना शुरू कर दे, फिर तो अपोनेंट की कोई खैर नहीं। जिस पर वुटोंग बता रहा था कि हमारी वो फैमिली में कोई टैलेंटेड डिसाइपल मौजूद ही नहीं, इसलिए हमें मेहनत पर ही डिपेंड रहना पड़ता। जो जितनी ज्यादा मेहनत करने की काबिलियत रखेगा उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन आपकी जिन फैमिली की तो बात ही कुछ और है। आप हर जनरेशन में कोई ना कोई टैलेंटेड डिसाइपल को प्रोड्यूस करते हो और आपके हर एक डिसाइपल के पास कोई ना कोई यूनिक टैलेंट है, इसलिए हम शिमू को भी हल्के में नहीं ले सकते। वही अरीना में शिमू हुआ पर अटैक करने की कई सारी कोशिशें कर रहा था, लेकिन हुआ ने बड़ी आसानी के साथ उसके हर एक अटैक को काउंटर कर लिया। अब शिमू को स्ट्रगल करता हुआ देखकर जोंगशु काफी ज्यादा परेशान हो गई। वहीं पर यूहान कंफ्यूज होते हुए कहने लगी कि मेरे भाई की हर एक स्ट्राइक को हुआ ने मिस किया है। तो टियाना उन दोनों को हुआ की टेक्निक की एबिलिटीज के बारे में समझाने लगा। वो कह रहा था कि इस बंदे ने कॉइलिंग वुड स्वॉर्ड का यूज किया है। ये टेक्निक अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट की फोर्स को ओवरकम कर सकती। अगर तुम केयरफुली ऑब्जर्व करो तो तुम्हें पता चलेगा कि हुआ शिमू को पहले अटैक करने देता है और फिर उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इनिशियल पॉइंट ऑफ फोर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते शिमू की मूव खत्म होने से पहले ही हुआ उससे बच जाता। जितनी ज्यादा देर तक वो शिमू के अटैक को डॉज करेगा उतना ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। हालांकि यूहान को पूरा यकीन था कि हुआ कभी भी शिमू की पावर को पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं कर सकता। वो बताने लगी कि हुआ की फाउंडेशन काफी ज्यादा कमजोर है, तो कभी भी मेरे भाई को उसके लिमिट तक पहुंचा नहीं सकता। इधर शिमू और हुआ ने एक दूसरे पर बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, जिससे अरीना में एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। और उसी वक्त हुआ ने अपनी वुडन वाइन का इस्तेमाल करते हुए शिमू को जकड़ने की कोशिश करी। शिमू भी समझ चुका था कि उसे हुआ का रिदम ब्रेक करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो वो इस मुकाबले को जीत भी नहीं सकता। वहीं पर हुआ उसका मजाक उड़ाते हुए पूछने लगा कि बताओ शिमू, तुम्हें मेरे फैमिली की वुड कॉइलिंग स्वॉर्ड टेक्निक कैसे लगी? जिस पर शिमू जवाब देते हुए कह रहा था कि फिंगजांग काउंटी में न जाने कितनी सारी टॉप लेवल की मार्शल टेक्निक है, तो तुम्हारे फैमिली की वुड कॉइलिंग स्वॉर्ड टेक्निक भी उन्हीं में शुमार होगी। मगर तुमने तो इस गजब की टेक्निक का कचरा कर दिया। इसे मास्टर करने के चक्कर में तुमने शॉर्टकट्स का यूज किया है, जिसके चलते तुम्हारी फाउंडेशन अनस्टेबल हो गई। अगर सच बताओ तो तुम इस टेक्निक के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जो सुनते साथ ही हुआ काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था शिमू, मैंने तो अभी तक मेरी कॉइलिंग स्वॉर्ड टेक्निक की असली पावर को रिवील ही नहीं किया और अब हुआ अपनी स्वॉर्ड को हवा में रिलीज कर देता है। ये सब देखकर वुटोंग काफी ज्यादा परेशान था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि शिमू अभी तक अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचा, तो हुआ ने इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इधर हुआ की स्वॉर्ड ने जमीन पर आते साथ ही अपनी वुडन वाइन को रिलीज करना शुरू कर दिया, जो कि शिमू को घायल करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। मगर शिमू यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए उन वुडन वाइन से बचने लगा। हालांकि वो ज्यादा देर तक इन वुडन वाइन्स के हमलों से खुद को बचा नहीं पाता और थोड़ी देर में वो हुआ की वाइन्स में पूरी तरह से जकड़ चुका था। यहाँ पर हुआ की वुडन वाइन्स शिमू की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। हुआ कह रहा था शिमू, आज तेरी एनर्जी का हर एक कतरा यहाँ पर जाया हो जाएगा। मैं तेरे सामने ये बात साबित कर दूंगा कि तूने मुझे हल्के में लेकर काफी बड़ी गलती की है। इधर अरीना में मौजूद पब्लिक शिमू को चीयर अप करने लगी ताकि वो हुआ की इस टेक्निक से खुद को आजाद कर पाए। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। शिमू ने अपनी 6 विंड स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए अपनी 6 फॉर्म्स की मदद से हुआ की वाइन्स को काटना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो थोड़ी देर में आजाद होकर उसने सीधे अपनी सनमून ब्लेड से हुआ पर अटैक कर दिया। मगर हुआ ने एकदम सही वक्त पर उस हमले को डॉज कर दिया। और अब यहाँ पर शिमू उस पर हमले करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा फादर वुटोंग खुद को एक महान कल्टीवेटर समझता, मगर इतने सालों के बावजूद भी वो कल्टीवेशन की बस हुतियान स्टेज पर ही जैसे तैसे पहुंच पाया। खैर वो तो टैलेंटेड है ही नहीं, लेकिन तू तो तेरे बाप से भी ज्यादा गया गुजरा निकला। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि तुम अपनी वो फैमिली को इतना प्रेस्टिजियस क्यों समझते हो। जो सुनते साथ ही अब हुआ ने भी उसे ताने मारना शुरू कर दिए। वो शिमू को पीछे की तरफ पुश करते हुए कहने लगा कि चाहे तुम कितनी ही बड़ी चीजें अचीव क्यों ना कर लो, उसका सारा फायदा हमेशा तुम्हारी जिन फैमिली उठाएगी। वैसे तो जिन फैमिली ने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था, मगर अभी भी तुम उन्हीं के साथ ईमानदार हो। यहाँ पर शिमू की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वह यहाँ पर हुआ उसे जानबूझकर उकसा रहा था ताकि शिमू गुस्से में आकर कोई गलती कर दे। इधर यूहान भी हुआ की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो
कह रही थी कि तुम बकवास करके हमारी जिन फैमिली को बदनाम कर रहे हो, लेकिन हुआ कहाँ ये उसकी सुनने वाला था। वो तो शिमो को ये भी बताता है कि शीकुआन विलेज में जो तुम्हारी जैंग फैमिली थी उन्हें भी इस जिन फैमिली ने ही खत्म करवा दिया। ये सब सुनकर जिन फैमिली के एल्डर जिनवे वुटांग पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा हुआ सबके सामने हमारी जिन फैमिली को बदनाम कर रहा है, तो जाओ जाकर अपने बेटे को बताओ कि अपनी बकवास बंद कर दे, वरना उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी पनिश करवाऊंगा। जिस पर वुटांग बताने लगा कि मैंने तो हुआ को कभी ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सिखाई, उसने जरूर से टाउन में ही किसी से गॉसिप सुना होगा और वो सब यहाँ पर आकर बक रहा है। इसी से साबित होता कि मेरा बेटा हुआ कितना ज्यादा इनोसेंट है। उसे तो ये भी समझ नहीं आता कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। वो हमेशा बड़ी आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता है। तो प्लीज हुआ की इस गलती को माफ कर दीजिए। और साथ ही मुझे नहीं लगता कि अरीना में मौजूद कोई भी बंदा हुआ की बातों पर यकीन करेगा। जिस पर जिन फैमिली के एल्डर कहने लगे कि अगर हम किसी और पर कीचड़ उछाले तो हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे बेटे ने ये बात समझनी चाहिए। तो वुटांग कहने लगा कि ये मुकाबला खत्म होते साथ ही मैं हुआ को आपके मेंशन भिजवा दूंगा ताकि वो पर्सनली आकर आपसे माफी मांग ले। वहीं पर पब्लिक में कुछ 4-5 लोग ऐसे मौजूद थे जो कि शिमो के फादर की डेथ को डिस्कस करने लगे। वो कह रहे थे कि हमने तो सुना था कि शिमो के फादर शी टियांग को काफी भयानक मौत मिली थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसे पॉइजन देकर मारा गया और यहाँ पर शिमो ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी, जिससे उसका माइंड और भी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगा। और इसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए हुआ ने शिमो पर अपनी ब्लेड रिलीज कर दी। हालांकि शिमो ने आयरन फोर्जिंग टेक्निक को मास्टर किया था, जिसके चलते हुआ की ब्लेड उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। वहीं पर जोंगशु शिमो से कहने लगी कि प्लीज इन लोगों की बकवास पर ध्यान मत दीजिए, ये लोग तो बस आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिमो भी बस अपनी फाइट पर फोकस करने लगा, लेकिन वो लोग तो चुप रहने का नाम ही नहीं लेते। वो कह रहे थे कि शिमो के फादर के साथ उस मिशन पर जितने भी लोग गए थे वो भी अगले दिन मिस्टीरियसली गायब हो गए। ऐसा लगता है कि जिन फैमिली ने उनका मुंह बंद करने के लिए उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया, ताकि शी टियांग की मौत का राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। इतना ही नहीं, जिन फैमिली ने तो शीकियान विलेज की जैंग फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि शिमो पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाए। वाकई जिन फैमिली ने तो काफी शर्मनाक हरकतें की हैं। उन्होंने शिमो से सब कुछ छीनकर उसे अपना पालतू कुत्ता बना लिया। इधर हुआ ने भी नोटिस किया था कि शिमो इन लोगों की बातों से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसने फटाफट से अपनी मल्टीपल सोर्स को क्रिएट कर लिया और फिर वो सही मौका मिलते साथ ही शिमो पर हमला कर देता है। लेकिन शिमो ने वहाँ से छलांग लगाते हुए हुआ कि मल्टीपल सोर्ड अटैक को डॉज कर लिया और उतने में जिनवेई अपनी जगह से उठ गए। वो ऑडियंस को बता रहे थे कि यहाँ पर हमारी जिन फैमिली पर काफी ज्यादा कीचड़ उछाला जा रहा, तो क्यों ना मैं सबके सामने शी टियांग की मौत का खुलासा कर दूं। दरअसल शी टियांग 3 बॉर्डर स्टेट्स पर एक मिशन को पूरा करने गया था, लेकिन वहाँ से लौटते वक्त तो अचानक से ही बीमार हो गया। अब इसमें हमारी जिन फैमिली का कोई हाथ नहीं था और ये बात ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, मगर फिर भी आज अरीना में हमारी फैमिली पर उंगलियां उठाई जा रही। तभी वुटांग बताता है कि हाँ, मैं भी वी जिन की बातों से पूरी तरह से अग्री हूँ। जिन फैमिली न जाने कितने ही सालों से 3 बॉर्डर स्टेट्स का बिजनेस संभाल रही, जिससे हमारा फिंगचंग टाउन काफी ज्यादा प्रॉस्परस हो गया। इनफैक्ट जिन फैमिली हमारी बिजनेस कम्युनिटी का एक मेन पिलर बन गई, इसलिए हमने उन पर ऐसे इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। जो सुनते साथ ही ऑडियंस का ग्रुप कहने लगा कि 3 बॉर्डर स्टेट का इलाका काफी ज्यादा भयानक है। ऐसा कहा जाता कि वहाँ पर कई सारे सीक्रेट पैसेजेस एग्जिस्ट करते। इनफैक्ट वहाँ जाने वाला हर एक बंदा बार्बेरियन नेशन के साथ ट्रेड करता। तो हो सकता है कि जिन फैमिली ने उन्हीं बार्बेरियन के साथ मिलकर शी टियांग को खत्म करवा दिया। इधर शिमो तो अपने फादर के बारे में ऐसी सारी बातें सुनकर पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसी का फायदा उठाते हुए हुआ उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। इधर शिमो की ऐसी हालत देखकर वेजिन को भी अब उन लोगों पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से शिमो इस मुकाबले पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन एल्डर जिन ने उसे रोकते हुए फेंग चान को ऑर्डर दिया कि जल्दी से इन लोगों की बकवास बंद करो, ये जानबूझकर शिमो को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मास्टर फेंग चान तुरंत ही अपने सिपाहियों को भिजवाकर उन सभी लोगों को अरीना से बाहर फिकवा देते हैं। ये सब देखकर तो हुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसी ने इन लोगों को हायर किया था। वो एक बार फिर से अपनी सोर्ड व्हील टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर वो शिमो को बता रहा था कि इस मुकाबले को जीतना मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी जाकर तुम्हें फेंगचंग
काउंटी का नंबर 1 मार्शल डिसाइपल बन पाऊंगा। तब तक उसकी न जाने कितनी ही सारी तलवारें शिमो के पीछे लग गई। इधर हुआ कह रहा था कि मैं हमारी वो फैमिली का नाम रोशन करना चाहता हूँ, बस वही फेंगचांग की सबसे टॉप फैमिली होगी। तो शिमो भी यहाँ से वहाँ भागते हुए जैसे तैसे उसके हमलों को डॉच करने लगा। और इसी दरमियान शिमो ने 7 विंड स्ट्राइक की पहली मूव यानी कि वॉइड ब्रेक को एक्टिवेट कर दिया। तो उसके हमले को काउंटर करने के लिए हुआ भी अपनी कई सारी वुडन वाइन्स को रिलीज कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर हुआ घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो गया। वहीं पर शिमो की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी और इतना ही नहीं, उसका तो पेट्रिफिकेशन डिजीज भी उस पर बैकलैश करने लगा, जिससे शिमो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे पता था कि अगर ये बैकलैश उस पर ओवर पावर हो गया तो वो ये मुकाबला हार जाएगा। मगर उसी वक्त शिमो को अपने माइंड स्पेस के कुछ विजन्स नजर आने लगे, जहाँ पर उसका व्हाइट स्टोन मंकी मून की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था और इसी मोनिसेंस की वजह से शिमो का बैकलैश तुरंत ही सप्रेस हो गया। इतना ही नहीं, शिमो की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ शिमो ने नोटिस किया कि उसकी पावर भी अब इंक्रीज हो चुकी, जिसके चलते वो हुआ का मुकाबला करने के लिए एक बार उठ के खड़ा हो गया। इधर हुआ को तो समझ नहीं आ रहा था कि शिमो की एनर्जी अभी तक डिप्लेट क्यों नहीं हुई। अब तक तो शिमो ने हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि शिमो की इंजरीज काफी तेजी के साथ हील हो चुकी है। वहीं पर टियान हाओ यूहान को बताने लगा कि मुझे तो पहले से ही शक था कि शिमो के पास भी कोई ना कोई ब्लड लाइन होगी और शायद वो अपनी ब्लड लाइन की पावर की वजह से इतना ज्यादा ताकतवर बन गया। अब तो मैं भी तुम्हारे भाई का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जो सुनते साथ ही यूहान भी शिमो की तारीफें करते हुए कहने लगी कि मेरा भाई तो बचपन से ही स्पेशल है, इसलिए वो कमीना हुआ चाहे कितनी ही घटिया सी ट्रिक का इस्तेमाल क्यों ना करे, वो कभी मेरे भाई को हरा नहीं पाएगा। उतने में लेडी जिन बताने लगी कि किसी ऑर्डिनरी बंदे को अगर कोई स्पेशल पावर मिल जाए तभी जाकर वो अपना असली चेहरा सबको दिखा देता है। और यहाँ पर हुआ ने बिल्कुल वैसा ही किया और उस बंदे ने अपनी पावर्स रिवील करके साबित कर दिया कि वो एक नंबर का घटिया है। जिस पर यूहान कह रही थी कि मेरा भाई शिमो कभी अपने पावर्स का शो ऑफ नहीं करता। हुआ का प्लान था कि वो मेरे भाई को हरा कर काइयून मार्शल एकेडमी का डिसाइपल बनेगा। इस तरह से वो अपने फैमिली के स्टेटस को राइज करवाने की फिराक में है। इधर शिमो भी कंफ्यूज होकर कहने लगा कि शायद ये पावर उसी स्टोन मंकी की होगी। खैर ये तो अच्छा हुआ कि उसकी पावर्स की वजह से मेरी इंजरीज पूरी तरह से हील हो गई। और अब शिमो अपनी सोड को रेज करते हुए हुआ से कहने लगा कि चलो आओ और मुझ पर हमला करो। शिमो के जज्बे को देखकर तो हुआ के खून में मानो आग लग गई। यहाँ पर उसने अपने एक्सट्रीमली पावरफुल सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखते साथ ही वुटांग भी काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था लड़के तुम तो जल्दबाजी में इस मुकाबले को हार जाओगे। मगर तब तक हुआ ने उन सभी सोड्स को आपस में मर्ज करते हुए उसमें से एक जायंट सोड फॉर्म कर ली, जो कि बड़ी तेजी के साथ शिमो पर अटैक करने के लिए निकल चुकी थी। तो शिमो ने भी बड़ी स्टाइल के साथ अपने विंड स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर वो हुआ की सोड पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर रहा था, जिससे हुआ की सोड तो कई सारे टुकड़ों में बिखर गई। इतना ही नहीं, शिमो ने अपनी पावरफुल स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए हुआ पर भी एक खतरनाक अटैक कर दिया, जिससे वो बंदा सीधा जमीन पर पटक गया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हुआ बुरी तरह से घायल हो चुका, लेकिन इस बंदे ने अभी तक हार नहीं मानी थी। जैसे जैसे शिमो उस पर अटैक करने लगा, वो दोबारा से शिमो को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि तू भी तेरे बाप जैसा एक नंबर का बेवकूफ है। जिन फैमिली ने हमेशा खुद के फायदे के लिए तुम लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी तुम जिन फैमिली के साथ वफादार हो। और उतने में हुआ ने एक क्लॉथ पीस को शिमो के सामने रिवील कर दिया, जिस पर एक बहुत ही स्ट्रेंज मार्क बना हुआ था। वो कह रहा था कि इसे केयरफुली ऑब्जर्व करो, यही सबूत है कि जिन फैमिली ने तुम्हारे फादर का कत्ल किया था। तुम्हारे फादर की मौत से पहले ऐसा ही एक कर्स मार्क उनके नेक पर अपीयर हुआ था। ये सब देखकर शिमो काफी ज्यादा शॉक हो गया और उतने में हुआ अपनी फ्लाइंग सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, मगर शिमो ने समय रहते उसके अटैक को डॉच कर दिया। अरे वो गुस्से में आकर हुआ पर कई सारे अटैक करने लगता है, मगर हुआ उन सभी हमलों को डॉच करते हुए शिमो को जिन फैमिली के खिलाफ भड़काए जा रहा था। तो शिमो ने गुस्से में आकर उस पर एक जोरदार लात जड़ दी। हालांकि वो हुआ पर स्ट्राइक हिट कर पाई, इससे पहले हुआ ने अपने सोर्ड को समन कर लिया। यहाँ पर शिमो से कह रहा था कि तुम्हारी इस बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी वो फैमिली इस सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली बनना चाहती, ताकि कोई और तुम्हें अपोज न कर पाए। मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार ऑफर है, क्यों ना तुम हमारी जिन फैमिली के पालतू कुत्ते बन जाओ, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि फेंगचन काउंटी का फिर कोई भी बंदा तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। जो सुनते साथ ही हुआ ने गुस्से में आकर शिमो को पीछे पुश कर दिया। शिमो से कह रहा था कि तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं कि तुम मेरे खिलाफ मुकाबला करो। यहाँ पर शिमो ने उसे जानबूझकर उकसाया था ताकि हुआ अपनी असली पावर को रिवील कर दे।
और होता भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। पूरी तरह से बर्जर्क मोड पर चला गया। उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक इवल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखते साथ ही लेडी जिन और यूहान समझ गए कि इस बंदे ने भी ब्लड मैडनेस पिल को कंज्यूम किया है, जिसे एब्जॉर्ब करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। यहाँ पर वुटोंग काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता है कि हुआ का माइंड फिलहाल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, तो ये मैडनेस पिल उस पर बैकलैश कर सकती है। इधर हुआ ने वो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली मूव वाइन सरपेंट्स को एक्टिवेट कर दिया था। अब वो सरपेंट वाइन बड़ी तेजी के साथ शिमो की तरफ आगे बढ़ने लगी। यहाँ पर शिमो उन्हें डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो सरपेंट वाइन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और तभी एक वाइन सीधे जाकर शिमो के आर पार घुस गई। उसे तो घायल होता हुआ देखकर इन सभी लोगों के होश उड़ गए। वहीं पर वुटोंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। उसे लगता है कि शायद अब हुआ ने शिमो का काम तमाम कर दिया। और अब हमें शिमो के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर अचानक से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उल्टी दिशा में स्पिन होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो समय पीछे की तरफ पुश हो रहा हो। जिन सरपेंट वाइन्स ने शिमो को घायल किया था वो अपने आप पीछे हटने लगी और फिर शिमो ने अपनी पावरफुल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हुआ कि इस अटेम्प्ट को फेल कर दिया। वो तो हैरान होकर कहने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें अपनी वाइन से घायल किया था, तो फिर तुमने समय को पीछे कैसे मोड़ दिया? और उतने में शिमो ने रिवर्स द ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हुआ के अटैक को उसी पर हिट कर दिया। यहाँ पर शिमो को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी आसानी के साथ समय को रिवर्स कैसे किया। और फिर उसे याद आती है स्पिरिट पर्ल की। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि इसके पीछे जरूर से उस पर्ल का ही हाथ होगा। वहीं पर हुआ ने गुस्से में आकर एक बार फिर से अपने वाइन सरपेंट का इस्तेमाल करते हुए शिमो पर अटैक कर दिया, जिसे शिमो बड़ी तेजी के साथ काउंटर करने लगता है। हुआ कह रहा था कि तुम मेरे पहले ही मूव में मारे जाने चाहिए थे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। और उसी वक्त शिमो ने एक बार फिर से रिवर्स द ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हुआ को उसी की वाइन से घायल करवा दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी सनमून ब्लेड से भी हुआ पर हमला कर दिया था, जिससे वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया। वह शिमो की इस मूव को देखकर उसके मास्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कह रहे थे कि इस कॉन्टेस्ट के शुरू होने से पहले शिमो ने मुझे बताया था कि उसे एक और टेक्निक सीखनी है, तो मैंने उसे एकदम लास्ट मोमेंट पर इस टेक्निक की इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिमो उसे इतनी जल्दी मास्टर कर लेगा। इधर हुआ ने तो अभी भी हार नहीं मानी थी। वो एक बार फिर से शिमो का मुकाबला करने चला गया, मगर शिमो ने उस पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे दोबारा से नीचे पटक दिया और अब वो सीधे हुआ के सीने पर अपनी लात रख देता है। यहाँ पर हुआ उसके सामने रहम की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब तो शिमो को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। वो कहता है कि शिमो, तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें सच्चाई बता सकता हूँ। जिस पर शिमो ने जवाब दिया कि मेरी फैमिली को किसने डिस्ट्रॉय किया था इसका पता तो मैं खुद ही लगा लूंगा। जिन्होंने भी मेरी जैंग फैमिली को मारा था मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा। वो सभी लोग बहुत ही जल्द मेरे हाथों मरने वाले हैं। और अब यहाँ पर शिमो ने हुआ पर अटैक कर दिया, लेकिन आखिरी पल में वो हुआ पर रहम दिखाता है, क्योंकि शिमो बिल्कुल भी इवल नहीं था। वहीं पर हुआ इतना ज्यादा पैनिक हो गया कि वो शिमो को बता देता है कि मेरे फादर ने ये सारी बकवास करने के लिए मुझे बताया था। मुझे तो तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन मेरे फादर ने बताया कि तुम्हें कमजोर बनाने के लिए ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करो। इसी वजह से मैंने तुम्हारे फादर और तुम्हारी जैंग फैमिली का जिक्र किया। मेरे फादर का कहना था कि उनका जिक्र सुनते साथ ही तुम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इधर वुटोंग तो शर्म के मारे लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिन फैमिली को क्या जवाब देगा। उसका अपना खून ही इतना बड़ा बेवकूफ निकला कि उसने सबके सामने ही अपने बाप की पोल खोल दी। और उतने में शिमो ने हुआ पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे सीधे अरीना से नीचे फेंक दिया। अब यहाँ मौजूद सभी लोग वो फैमिली के नाम से चर्चे करने लगे। वो कह रहे थे कि वो फैमिली ने तो जिन फैमिली को काफी ज्यादा जलील करने की कोशिश की। हमने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि वो फैमिली का पैट्रियार्क कितना गिर सकता है। उन्होंने तो जिन फैमिली को जलील करने के लिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। साथ ही साथ वो लोग शिमो को भी प्रेज करने लगे, क्योंकि हुआ का इतना उकसाने के बावजूद भी शिमो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इधर यूहान तो शिमो की जीत को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई और टियानहाओ से कहने लगी कि देखो मेरा भाई फेंगचांग काउंटी का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन गया। जिस पर टियानहाओ भी राजी होते हुए कहने लगा कि शिमो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वो वाकई फेंगचांग काउंटी का नंबर 1 मार्शल डिसाइपल बनने के लायक है। इधर जिन फैमिली के एल्डर वुटोंग से कहने लगे कि तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरी फैमिली को जलील करने की पूरी कोशिश की, मगर शिमो ने तुम दोनों बाप बेटों को उनकी औकात याद दिला दी। मुझे
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम एक क्लैन लीडर होने के बावजूद भी ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं। इससे तुम्हारे क्लैन का कभी फायदा नहीं होगा। तो वुटांग एकदम इजी होते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं भी इस बात से शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुश्किल हालातों में हमें कभी कभार ऐसे फैसले लेने पड़ते ताकि हम भी कंपटीशन में बने रहें। मैं मानता हूँ कि हमारी वो फैमिली की मेथड काफी ज्यादा घटिया थी, मगर फिंगचिंग काउंटी के दूसरे क्लैंस तो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। हमें तो अभी भी इतनी इंसानियत बाकी है कि हमने उनके जैसी रूथलेस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। जो सुनकर मास्टर जिन कहने लगा कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस करते आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से वो फैमिली का बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वेल, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा से कभी ऐसी हरकत मत करना। जिस पर वुटांग कहता है कि हाँ, शायद आगे चलकर मैं ऐसा ना करूं। खैर, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से रवाना हो गया। इधर वेई जिन अपने बड़े भाई से कहने लगा कि वुटांग की बस यही हरकत मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती, चाहे कितना भी बड़ा मैटर होकर वो शर्मिंदा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही दिखाता है कि उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो बड़े से बड़े मसलों को भी आसानी से नजरअंदाज कर देता है। काश ये ट्रेट हमारे भी पास होता। वहीं पर शिमो एग्जॉस्ट होकर वहीं पर गिरने वाला था, लेकिन तभी उसके साथियों ने आकर उसे थाम लिया। साथ ही साथ पूरे अरीना में शिमो का नाम गूंजने लगा था। हर एक बंदा शिमो की इस जीत को लेकर काफी ज्यादा खुश है, और तब तक कॉन्टेस्ट के एल्डर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एल्डर जू सबको बता रहे थे कि हुआ और जुआन ने ब्लड फ्रेंजी पिल को कंज्यूम किया था, जो कि एक फॉरबिडन ड्रग माना जाता है। इसलिए सजा की तौर पर वो दोनों भी मार्शल डिसाइपल सिलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं पर एल्डर फेंग कह रहे थे कि 4 हॉल कॉन्टेस्ट का लास्ट मैन स्टैंडिंग ही विनर बनेगा, और जाहिर सी बात है कि शिमो ने अपने हर एक अपोनेंट को हरा दिया, इसीलिए मैं शिमो को इस कॉन्टेस्ट का विनर घोषित करता हूँ। जो सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर अरीना में हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देख पाते हैं, जो कि शिमो को नोटिस करके वहाँ से रवाना हो गया। और अब रात के समय फिंगचिंग काउंटी में काफी तेज हवाएं बहने लगी। दरअसल यहाँ पर 2 मास्क वाले बंदे पहुँच चुके थे। हम जोंगशु और यूहान को देख पाते हैं, जो कि वहाँ मौजूद एलिक्सर्स और गिफ्ट की एक लिस्ट बना रहे थे। और शिमो को जिन फैमिली के हर एक ब्रांच से तोहफे मिले थे, और यही बात यूहान को काफी ज्यादा खटकने लगी। वो जोंगशु को बताने लगी कि ये सभी लोग एक नंबर के मतलबी हैं। 4 हॉल कॉन्टेस्ट होने से पहला तो इनमें से किसी भी फैमिली ने मेरे भाई शिमो को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दी, और फिर जैसे वो कॉन्टेस्ट का विनर बना, ये सभी लोग उसके पीछे पड़ गए। वो कुछ भी करके मेरे भाई को प्लीज करना चाहते हैं। अगर सच बताओ तो मुझे ऐसे मतलबी लोग जरा भी पसंद नहीं आते। अब उसकी बातें सुनकर जोंगशु को हंसी आ रही थी, जिसके बाद वो यूहान को समझाने लगी कि हमने हमेशा पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये लोग तोहफे नहीं भेजते तो शायद शिमो इतनी जल्दी अपनी इंजरीज को रिकवर नहीं कर पाते। और उतने में एक सर्वेंट आकर यूहान को बताने लगा कि जैंग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर कोई कल्टीवेटर आया है, तो हमारे मास्टर ने उसके लिए पर्पल राइम ड्रैगन एम्परर जिनसिंग प्रिपेयर की है। लेडी जिन चाहती है कि आप खुद उस मास्टर का स्वागत करो। जो सुनते साथ ही यूहान का मूड तो अब और ही ज्यादा खराब हो गया। वो कहने लगी कि जैसे ही भाई ने कॉन्टेस्ट जीता, यहाँ पर तो मेहमानों की कतारें लग गई, और मेरी मदर चाहती है कि मैं खुद ही उनके चाय पानी का बंदोबस्त करूं। देखो यार, मुझे तो काम का नाम सुनते ही मौत आती है, इसलिए अब मैं तो इस विजिटर से मिलने नहीं जाने वाली। जिस पर जोंगशु बताने लगी कि तुम ही शिमो की छोटी सिस्टर हो, तो उसके लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल शिमो सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करता है, तो शिमो के मेहमान तुम्हारे भी मेहमान हो गए। वैसे यूहान काफी ज्यादा इनोसेंट थी, अगर कोई इससे प्यार से बात कर ले तो ये उस बंदे के लिए अपनी जान भी दे सकती है। सो अब उस मेहमान के स्वागत के लिए जोंगशु को भी अपने साथ ले गई, जिसके बाद हमें शिमो के चेम्बर का सीन दिखाया जाता है। वेल, यहाँ पर शिमो स्पिरिचुअल हर्ब्स की बात ले रहा था, मगर वो बिल्कुल भी अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे बार बार हुआ ने कही हुई बातें याद आ रही थी। हुआ ने उसे बताया था कि कैसे जिन फैमिली ने उसके फादर शीटियान को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, शीकुआन विलेज की जैंग फैमिली के कत्ल के पीछे भी जिन फैमिली का ही हाथ था। सो हुआ ने कही हुई ये सारी बातें शिमो को काफी ज्यादा अफेक्ट करने लगी। वो सोचता है कि जब मेरे फादर की मौत हुई, उसी वक्त शीकुआन विलेज की जैंग फैमिली पर भी अटैक हुआ। मुझे मारने वाला असासिन एक टॉप टियर रैंकिंग वाला मास्टर था। आखिर इतने पावरफुल बंदे को हायर कौन कर सकता था, और वो कौन था जिसने मुझे बचपन में ही खत्म
खत्म करने की कोशिश की। मुझे पता करना होगा कि इसमें जिन फैमिली का कितना इन्वॉल्वमेंट है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्टोन मंकी को चेक करता है, जो कि अभी भी अपनी डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज पर था। बल यहाँ पर शिमो अपनी कल्टीवेशन के बारे में सोचते हुए कहने लगा कि फिलहाल तो मैं जिन फैमिली के 5वें मास्टर जिनवेई का मुकाबला भी नहीं कर सकता। उसे हराना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फिलहाल तो मैं जिन फैमिली के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। पहला मुझे इस मसले की तह तक जाना ही होगा, और अगर वाकई जिन फैमिली ने मेरे फादर को मारा था तो फिर उन्हें इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। मुझे अब कुछ भी करके जल्द से जल्द बॉडी टेम्परिंग की 11वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू करना ही होगा। साथ ही साथ काइयुआन मार्शल एकेडमी में एडमिशन लेने के बाद मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। अगर मेरी कल्टीवेशन ठीक से इम्प्रूव हो गई तो आगे चलकर मैं मेरे फादर की मौत का राज पता कर लूंगा। जिसने भी मेरे फादर और मेरी जैंग फैमिली को खत्म किया था उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला, चाहे फिर इसके पीछे जिन फैमिली ही इन्वॉल्व क्यों ना हो। मैं जरूर उनसे भी रिवेंज लूंगा। और साथ ही यहाँ पर शिमो को उस फीमेल कल्टीवेटर की भी याद आई जिससे थोड़े दिनों पहले ही शिमो की मुलाकात हुई थी। अगर वो पावरफुल बना तो ही इस बंदी से मिलने जा सकता था। सो फाइनली अपने इरादे पक्के करने के बाद शिमो कल्टीवेशन से बाहर आ गया और जैसे ही रेडी होकर चेंबर से बाहर आया तभी उसे वहाँ पर किसी की ऑरा महसूस हुई। दरअसल एक मास्क वाला कल्टीवेटर वहाँ पर मौजूद था। उसने शिमो को देखते साथ ही उस पर हमले करना शुरू कर दिए थे, जिसे शिमो बड़ी ही तेजी के साथ डॉज कर देता है। और अब यहाँ इन दोनों की एनर्जी में एक जोरदार क्लैश हो गया। शिमो ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन तभी वो बंदा शिमो पर एक जोरदार पाम अटैक हिट करके उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। उतने में यूहान और जोंगशु वहाँ पर पहुँच गए थे। यूहान तुरंत ही उस मास्टर पर चिल्लाने लगी कि बता आखिर तू है कौन और तूने मेरे भाई पर अटैक करने की जुर्रत कैसे दिखाई। और फिर वो अपनी थंडर विप का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस मास्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन उस मास्टर ने यूहान का विप पुल करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। बल यहाँ पर यूहान का खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं था, लेकिन जोंगशु ने उसे संभाल लिया। साथ ही साथ शिमो भी इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है और उतने में वो मास्टर शिमो के काफी करीब पहुंच गया। वो कह रहा था लड़के तूने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। अब ये सुनकर शिमो भी थोड़ा सा हैरान होकर पीछे की तरफ हट जाता है। उससे पूछ रहा था बताए सीनियर आप कौन हो और आपने मुझ पर अटैक क्यों किया था। और उतने में उस मास्टर ने अपना जेट टोकन शिमो की तरफ पास कर दिया। दरअसल वो काइयुआन एकेडमी का टोकन था। अब ये देखकर तो ये तीनों भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। काइयुआन मार्शल एकेडमी काफी फेमस थी, जिसके चलते इन तीनों ने फटाफट से उस मास्टर को ग्रीट किया। शिमो बता रहा था कि आपकी काइयुआन मार्शल एकेडमी एक टॉप लेवल का सेक्ट मानी जाती, तो प्लीज मुझे बताएं कि आपका हमारी जिन फैमिली में आना कैसे हुआ। जिस पर मास्टर कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर ब्लड लाइन फ्रेंजी के लिए आया हूँ। अब शिमो को तो इस टर्म के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, तो यूहान उसे बताने लगी कि मॉर्टल रेल्म में द फ्रेंजीज पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास ब्लड लाइन की पावर हो। हर 28 सालों में एक बार ब्लड लाइन फ्रेंजी की तलाश की जाती। वहीं पर जोंगशु बताने लगी कि हमारे मॉर्टल वर्ल्ड में कुछ रूमर्स हैं। उनके हिसाब से जिस भी बंदे के पास स्पेशल ब्लड लाइन होगी वो किसी मॉर्टल क्लैन या फिर स्टार डोमेन का डिसेंडेंट होगा। ऐसे बंदों को काफी ज्यादा स्पेशल माना जाता। ऐसे लोगों की ब्लड लाइन अवेकनिंग और उनकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से स्टेलर फोर्स पर डिपेंड रहती है, यानी कि गैलेक्सी के स्टार्स उनकी पावर को इन्फ्लुएंस कर सकते। दरअसल इमॉर्टल क्लैन के पास टोटल 4 सेंट्स हैं, जो कि पूरे 28 स्टार डोमेन्स को प्रोटेक्ट करते और हर एक स्टार डोमेन को अपना एक रोटेशन पूरा करने के लिए 28 सालों का वक्त लगता। तो हर 28 सालों के बाद जब एक नई साइकिल का रोटेशन होगा उस वक्त ब्लड लाइन की पावर अवेकन हो जाएगी। जो भी स्पेशल लोग हैं वो इस स्टेलर फोर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सो यही वक्त एक पावरफुल ब्लड लाइन को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता। साथ ही यूहान बता रही थी कि हमारे कॉन्टिनेंट में टोटल 3 ग्रेट मार्शल अकेडमीज हैं, जो कि हर 28 सालों बाद अपने मास्टर्स को भेजकर स्पेशल ब्लड लाइन वाले बंदों की तलाश करते हैं। जिसके बाद यूहान उस मास्टर से कह रही थी कि मेरे भाई ने 4 हॉल कॉन्टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। अगर आप उस मुकाबले को देख पाते तो जरूर से उसे आपकी काइयुआन एकेडमी में ज्वाइन कर लेते। वहीं पर शिमो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो पूछता है कि क्या मेरे पास भी कोई ब्लड लाइन की पावर है, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मगर यूहान तो एक्साइटेड होकर उसे बताने लगी कि भाई आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, मेरे ख्याल से आपके पास सबसे स्पेशल ब्लड लाइन होगी। हो सकता है कि आप उस वांग टियानहाओ को भी पीछे छोड़ दो। और तभी वो मास्टर कह रहा था कि बस एक छोटी सी परीक्षा लेने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि इसके पास कौन सी ब्लड लाइन है। और अब
उस मास्टर ने अपनी एनर्जी का ट्रेस शिमो की बॉडी में ऐड कर दिया, जिससे शिमो की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है और फिर थोड़ी देर में शिमो के माइंड से खून का कतरा बाहर आ जाता है, जिससे उस मास्टर की लैंटर्न में रोशनी हो गई। वेल ऐसी ही सेम परीक्षा वांग टियानहाओ की भी ली जा रही थी और तभी उन लोगों को पता चला कि वांग टियानहाओ के पास तो मीडियम ग्रेड की फायर एट्रीब्यूट वाली ब्लड लाइन है, जो देखते साथ ही काइयोन एकेडमी का मास्टर वांग टियानहाओ को बधाइयां देने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारी रेजिंग फ्लेम ब्लड लाइन एक एक्सेलेंट क्वालिटी मानी जाती। इनफैक्ट हमारी काइयोन मार्शल एकेडमी के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा रेयर है। सो अगर तुमने हमारी काइयोन मार्शल एकेडमी को ज्वाइन किया तो तुम्हें ढेर सारी कल्टीवेशन के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑर्डिनरी मार्शल डिसाइपल्स को हम जितनी फैसिलिटीज देते हैं तुम्हें उससे ज्यादा मिलेगी। जो सुनते साथ ही वांग टियानहाओ उस मैसेंजर का शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन वो उस बंदे को बताने लगा कि हमारी वांग फैमिली हमेशा से ही मिलिट्री मार्शल हॉल को फॉलो करते आई। हम कल्टीवेटर्स कम और मिलिट्री ज्यादा है, तो अगर मुझे काइयोन एकेडमी को ज्वाइन करना है तो सबसे पहला मेरे फादर से परमिशन लेनी होगी। तभी वो मास्टर से बताने लगा कि हमारी काइयोन मार्शल एकेडमी और तुम्हारा मिलिट्री हॉल ये दोनों भी इंपीरियल अथॉरिटी को ही रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम फिलहाल के लिए काइयोन एकेडमी को ज्वाइन करो और फिर मुसीबत के वक्त हम तुम्हें सीधे मिलिट्री मार्शल हॉल में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से ना तुम्हारे फादर नाराज होंगे और ना ही हमारी काइयोन एकेडमी के मास्टर। इनफैक्ट मेरा ये सुझाव तुम्हारे फादर को भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। वहीं पर टियानहाओ के मास्टर जू भी इस सुझाव से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उस मास्टर को बताने लगी कि मैंने कुछ रूमर्स सुने थे कि तीनों ग्रेट मार्शल सेक्ट भी ब्लड लाइन फ्रेंजी के लिए लोगों की तलाश कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा कि स्पेशल ब्लड लाइन वाले लोग एक दिन इमॉर्टैलिटी को हासिल कर पाएंगे। वो कह रहा था कि इमॉर्टैलिटी पर असेंड होना कोई सिंपल बात नहीं। जिसके बाद वो बंदा बताने लगा कि हमारे यहाँ पर 3 बारबेरियन नेशंस हैं और इन कई सौ सालों में न जाने कितने ही सारे वॉरियर्स के पास ब्लड लाइन की पावर थी। तो आप बताएं कि इनमें से कितने सारे लोगों ने इमॉर्टैलिटी को हासिल किया है। अब इसका जवाब तो एल्डर जू के पास भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी इतने सालों में किसी ऐसे बंदे का जिक्र नहीं सुना जिसने इमॉर्टैलिटी हासिल की हो। और फिर वो मास्टर बताने लगा कि हर एक एकेडमी का अपना अपना कल्टीवेशन का तरीका है। अगर वांग टियानहाओ हमारे सेक्ट को ज्वाइन करेगा तो उसे सबसे लोएस्ट लेवल के डिसाइपल से शुरू करना पड़ेगा। अपने काबिलियत के दम पर ही वो आगे के लेवल्स को पार कर पाएगा। और माफ करना, तुम्हारे पास एक मीडियम ग्रेड की ब्लड लाइन है जो कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक इमॉर्टल बना पाएगी। हाँ, लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन को उसके पिक तक पहुँचाने में हमारा सेक्ट तुम्हारी पूरी मदद करेगा। अगर सच बताओ तो इमॉर्टैलिटी हासिल करना अपनी किस्मत की बात है। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम इमॉर्टल बनोगे तो फिर तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। वेल यहाँ पर उस मास्टर ने कोई बढ़ा चढ़ा की बातें नहीं सुनाई थी और उसकी यही ऑनेस्टी टियानहाओ को पसंद आई, इसलिए वो भी काइयोन मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया। साथ ही उस मास्टर ने उसे वादा किया कि काइयोन एकेडमी उसे हाई लेवल के रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, जिससे टियानहाओ की कल्टीवेशन उसके पिक तक पहुँच सकती है। और अब हमें शिमो की चेम्बर दिखाई जाती है। यहाँ पर शिमो काफी ज्यादा मायूस था। दरअसल जब काइयोन मार्शल एकेडमी के मास्टर ने उसकी ब्लड लाइन को चेक किया तब उसका लैंटर्न बुझ गया था। तो शिमो उससे पूछने लगा कि प्लीज बताएं मेरी ब्लड लाइन का क्या रिजल्ट है, क्या मैं आपकी काइयोन मार्शल एकेडमी को ज्वाइन कर सकता हूँ। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अगर तुम्हारे पास ब्लड लाइन ना भी होती तो भी उम्मीदें कायम रहती, लेकिन तुम्हारे पास तो स्टोन मंकी की ब्लड लाइन है जो किसी काम की नहीं। तुम्हारा वो स्टोन मंकी बस तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। अब ये सुनकर शिमो को काफी बड़ा झटका लग गया। दरअसल उस मास्टर की बातें जिनवे ने भी सुन ली थी, इसलिए तुरंत ही जिन फैमिली के हेड को इसकी खबर देने पहुंच गया। वो कहने लगा कि हमारे एंसेस्टर को शिमो से कई सारी उम्मीदें थी, लेकिन हमें क्या ही पता कि शिमो भी उसके बाप जैसा ही मारा जाएगा। जैसे उसका बाप शीटियान मर गया था वैसे ही शिमो भी बहुत ही कम एज में मारा जाएगा। मेरे ख्याल से अब हमने शिमो पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनकर मास्टर जिन को काफी ज्यादा टेंशन आ गया। वो अपने भाई जिनवे से कहता है कि फिलहाल इस मैटर को पूरी तरह से सीक्रेट रखो, किसी को भी शिमो की ब्लड लाइन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं अभी जाकर हमारे एंसेस्टर को इसकी रिपोर्ट करता हूँ और उसके बाद ही हम आगे के प्लान्स बनाएंगे। लेकिन इन दोनों का सारा डिस्कशन जिनवे के इवल बेटे जुआन ने सुन लिया था और अब देखते ही देखते ये सारी बातें पूरे टाउन में फैलने लगी। सभी को पता चल गया था कि शिमो एक बड़ी भयानक ब्लड लाइन के साथ पैदा हुआ जो आगे चलकर उसे मार देगी। लोग कह रहे थे कि काश शिमो बचपन में ही मारा जाता। अब इतना
इतना फेमस होने के बाद तो लोगों को भी उसकी मौत से दुख होगा। लोगों की ये सारी बातें सुनकर मास्टर लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। दरअसल ये बंदा शीमो का टीचर था, तो शीमो की इस ब्लड लाइन के बारे में सुनकर वो काफी ज्यादा हर्ट हुए। वहीं दूसरी तरफ शीमो अभी भी उस मास्टर ने कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहा था। उस मास्टर ने उसे बताया था कि स्टोन मंकी एक डिफेक्टिव ब्लड लाइन है, वो ब्लड ची को स्टैग्नेंट कर देती, यानी कि ब्लड ची फ्लो ही नहीं हो पाती और इसी वजह से शीमो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट उसका पेट्रिफिकेशन डिजीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और फिर एक दिन शीमो की मौत होगी। उस बंदे ने ये भी बताया था कि स्टोन मंकी की ब्लड लाइन कोई ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक श्राप है। तीनों नेशंस में जितने भी लोगों के पास स्टोन मंकी की ब्लड लाइन थी वो सब के सब मारे गए। सो इन्हीं सारी बातों से शीमो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि अगर स्टोन मंकी वाकई एक कर्स है तो मैं कभी पावर हाउस नहीं बन पाऊंगा और ना ही मैं अपनी फैमिली का कभी रिवेंज ले सकता हूँ। तब तक जोंगशु उसके रूम के बाहर पहुंच चुकी थी। उसने शीमो की सारी बातें सुन ली थी और इससे जोंगशु भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। वहीं दूसरी तरफ टियानहो भी काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि शीमो एक्सट्रीमली पावरफुल है, उसके जैसा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट मैंने आज तक नहीं देखा था, फिर उसके पास ये डिफेक्टिव ब्लड लाइन कहां से आ गई। वैसे तो काइयुआन एकेडमी के मास्टर ने बस आज ही उसकी ब्लड लाइन को चेक किया था, तो फिर शीमो के पास एक डिफेक्टिव ब्लड लाइन है ये बात पूरे टाउन में कैसे फैल गई। जाहिर सी बात है कि जिन फैमिली के किसी मेंबर ने इस बात को जानबूझकर फैला दिया। खैर मुझे नहीं लगता कि शीमो के पास एक डिफेक्टिव ब्लड लाइन है, मुझे अभी जाकर मेरे दोस्त से मिलना होगा। फिलहाल शीमो को किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो उसे समझ पाए। यहाँ पर टियानहो वाकई शीमो के लिए काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन उसके मास्टर जू ने उसे रोक लिया। वो कह रहे थे कि हो सकता है कि इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं, हमें थोड़े दिन और रुकना चाहिए और अगर वाकई शीमो के पास एक डिफेक्टिव ब्लड लाइन है तो तुम्हारा उससे मिलना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तुम्हें ऑलरेडी काइयुआन मार्शल एकेडमी में एडमिशन मिल गई, अगर तुम ऐसे में शीमो से मिलने गए तो शीमो को खुद पर और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। तो बताओ क्या तुम वाकई अपने दोस्त को ऐसे परेशान करना चाहती हो। जो सुनकर टियानहो और भी ज्यादा मायूस हो गया। वो चाहता था कि शीमो भी उसके साथ काइयुआन मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करे, लेकिन शायद अब ये पॉसिबल नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम वुटोंग और हुआ को देख पाते हैं, जो कि इस खबर से काफी ज्यादा खुश हो गए। वुटोंग कह रहा था कि चलो फाइनली कर्मा ने बैकलैश कर ही दिया। शीमो ने न जाने कितनी ही बार मेरे प्लान्स को फेल किया था, तो आखिरकार शीमो को इसकी सजा मिल गई। वहीं पर हुआ बताने लगा कि जिन फैमिली ने शीमो को अपने साथ इसलिए रखा था क्योंकि वो पावरफुल है, लेकिन अब जल्द ही जिन फैमिली उसे धक्के मारकर निकाल देगी। शीमो के पास ना ही कोई घर होगा और ना ही परिवार, तो सही मौका देखते साथ ही मैं कुछ जीनियस को लेकर शीमो का काम तमाम कर दूंगा। और वैसे भी एक बीमार बंदे को खत्म करना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। जिस पर वुटोंग कह रहा था कि उस कीड़े को रगड़ने के लिए तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी शीमो ने आज तक न जाने कितने ही सारे लोगों को ऑफेंड किया है, तो हमें बस उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करके शीमो को रास्ते से हटाना होगा। और वुटोंग की ये बात उसके बेटे हुआ को भी काफी ज्यादा पसंद आ गई। और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जोंगशु शीमो के लिए खाना लेके आई थी। उससे कहने लगी कि सीनियर आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया, ऐसे खुद को कमरे में बंद रख के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, तो प्लीज कमरे से बाहर आकर थोड़ा सा खाना खा लीजिए। देखिए मैं जानती हूँ कि आप उस मास्टर की बातों से काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन वो बंदा काइयुआन एकेडमी का बस एक मामूली सा मास्टर था। हो सकता है कि उसका प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत हो। वैसे भी हमारे 3 नेशन और 7 सेक्ट के पास कई सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स हैं, तो अगर हमने उनसे मुलाकात की तो हमें आपकी ब्लड लाइन का क्योर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जोंगशु को शीमो का कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो जोंगशु ने वहाँ रखे टेबल पर शीमो के लिए खाना परोस दिया। उसने तो ठान ही लिया था कि वो शीमो को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाली, इसलिए वो गुस्से में शीमो से कहने लगी कि इतने दिनों से हम आपसे मिलने नहीं आए क्योंकि हमें लगा था कि आपको थोड़ी सी प्राइवेसी की जरूरत है, लेकिन अब बहुत हुआ, आप ऐसे खुद को पनिश नहीं कर सकते। आपने तो खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये ऐसे खुद को कमरे में बंद करके तो नहीं होने वाला। इसलिए बाहर आकर एक मर्द जैसे मुसीबतों का सामना करो। जिस शीमो को मैं जानती हूँ वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं, हमारी लाइफ बस एक स्ट्रगल है, तो हम सभी को उसकी मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। आप एक डरपोक जैसी हार नहीं मान सकते और ना ही मैं आपको गिव अप करने दूंगी। इतना कहते साथ ही जोंगशु ने गुस्से में आकर शीमो के रूम का डोर ओपन कर दिया, और उतने में उसे शीमो के पीछे से आवाज आई। उसने देखा कि शीमो तो एक बीस्ट का शिकार करके वापस आया है, लेकिन शीमो ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है मैं
मिस जोंगशू, आपने एकदम सही कहा, हम डरपोक जैसे हार नहीं मान सकते। वैसे वो फैमिली ने आपके खिलाफ काफी बड़ी साजिश रची थी, लेकिन फिर भी आपने उस सिचुएशन को काफी शांति से हैंडल कर लिया। लेकिन आज मेरे इस बर्ताव की वजह से आपको गुस्सा आ गया, इसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। जिस पर जोंगशू बताने लगी कि मैं बस आपके लिए थोड़ी सी परेशान थी। तो शिमू से कहने लगा कि आपकी बातें पूरी तरह से सच है। अरे शिमू अपना सबक सीख चुका, खुद पर तरस खाना बिल्कुल सही नहीं होगा, इससे तो बस हमारा ही खुद का दिल टूटता। और आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी, आपकी वजह से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ, तो इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जिसके बाद शिमू तुरंत ही खाना खाने बैठ जाता है। तब तक यूहान भी वहाँ पर पहुँच गई। वो अपने भाई से कह रही थी कि अच्छा हुआ तुम रूम से बाहर आ गए, वरना तो मैं हमारी मदर के हाथ तुम्हारी इस रूम को तोड़ने वाली थी। उतने में ही लेडी जिन वहाँ पर पहुँच गई। वो शिमू से कह रही थी कि इस लड़की की बकवास पर ध्यान मत दो, भला मैं अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। खैर तुम्हारा मूड देखकर ही पता चल रहा कि मुझे अपनी एनर्जी जाया करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर शिमू कहने लगा कि अगर मेरे पास डिफेक्टिव ब्लड लाइन है तो कोई बात नहीं, मैं अभी भी 11वीं लेवल को अचीव कर सकता हूँ, इसीलिए मैं कल्टीवेशन पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला। और उतने में ही लेडी जिन ने शिमू को स्पिरिट कंट्रोल पिल्स गिफ्ट कर दी। वेल जोंगशू भी इन पिल्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती कि मैंने इन पिल्स के बारे में पढ़ा है, ऐसा कहा जाता कि कुछ रेयर बीस्ट की कोर को रिफाइन करने के बाद स्पिरिट कंट्रोल पिल को रिफाइन किया जा सकता। अगर एफिशिएंसी के मामले में चीज स्पिरिट पिल एक नंबर पर है तो हम इन पिल्स को दूसरे नंबर पर रख सकते। इनफैक्ट ये पिल्स इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि ग्रेट फैमिली भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। जिस पर लेडी सेन बताने लगी कि शिमू के फादर ने ये दोनों पिल्स मुझे गिफ्ट की थी। वो चाहते थे कि मैं इन्हें कंज्यूम करूं, लेकिन मैंने हमेशा इन पिल्स को संभाल कर रखा ताकि मैं इसे इसके राइचस ओनर तक पहुंचा सकूं। और इतने में शिमू ने बताने लगा कि जब आपने मुझे जिन फैमिली में पनाह दी तब मैं अपने फादर के साथ साथ आपसे भी नफरत करता था, लेकिन आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, तो ये शिमू आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जिस पर लेडी जेन कहने लगी कि मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगी। पहला तो मुझे लगा था कि बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बाद में फील हुआ कि तुम वाकई मेरे बेटे हो। भले ही हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं, लेकिन तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। जो सुनते साथ ही शिमू अपने मदर के काइंडनेस को अप्रिशिएट करने लगा। कोई भी सौतेली माँ अपने बेटे के लिए इतना तो नहीं कर सकती जितना कि लेडी जेन ने किया था। और उतने में शिमू उनसे पूछने लगा कि क्या आप मुझे बता सकती हो मेरे फादर और जिन फैमिली के दरमियान क्या ग्रज था। जिस पर लेडी जेन कहने लगी कि मैं जिन फैमिली की मेंबर हूँ, इसलिए कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। और सच बताओ तो उन बातों को बता के भी तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैं बस तुमसे इतना वादा कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें और यूहान को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। खैर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकती हूँ जहाँ पर तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। दरअसल इस प्रॉपर्टी में एक सीक्रेट चेम्बर है जिसके बारे में जिन फैमिली को भी नहीं पता। वेल तुम्हारे फादर ने हमेशा उसी केव में कल्टीवेट किया, साथ ही साथ वहाँ पर कई सारे सीक्रेट मैनुअल्स और मेडिसिन की रेसिपीज हैं। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम आ जाए। और फिर लेडी जेन ने वहाँ मौजूद चट्टान को ओपन कर दिया। वेल यहाँ पर शिमू के फादर ने एक सीक्रेट चेम्बर बना के रखी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना भी रिसर्च किया था वो सारा इसी रूम में कैद है। वहाँ की दीवारों पर कई सारी रेसिपीज लिखी गई थी जिनका यूज करके पेट्रिफिकेशन डिजीज को सप्रेस किया जा सकता। और उतने में शिमू को अपने फादर की एक बुक मिल गई जिसमें उन्होंने लिखा था कि इसी डिजीज का क्योर ढूंढने के लिए मैं घर छोड़कर चला गया। मैं जंगलों में भटकता रहा लेकिन मुझे कोई क्योर नहीं मिला। उस वक्त तो मैं मौत की कगार पर था, लेकिन जिन फैमिली के लोगों ने मुझे बचा लिया। और उसी नोटबुक को पढ़ते हुए शिमू को पता लगा कि फाइनली उसके फादर को पेट्रिफिकेशन डिजीज को क्योर करने का वे मिल चुका था। अब हमें 3 स्टेट बॉर्डर का पहाड़ी इलाका दिखाया गया जहाँ से जिन फैमिली का 5वां मास्टर जिनवेई अपने साथियों के साथ गुजर रहा था। वेल इनके साथ एक कार्गो कैरेज भी थी जिसे जिनवेई को सेफली अपने घर ले जाना है। अब यहाँ के पहाड़ों में हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसने एक केव पर अचानक से ही हमला कर दिया और उसके ऐसा करते साथ ही उस केव के अंदर से क्रिम्सन बैट डीमन बाहर आने लगे। वेल इस झुंड में उन डीमंस का किंग भी मौजूद था और अब इन डीमंस ने मिलकर जिन फैमिली के खेमे पर अटैक करना शुरू कर दिए। ये सब देखकर जिन फैमिली के सर्वेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो जिनवेई को बताने लगे कि बैट डीमन बेवजह तो हमला नहीं करते, तो फिर ये अचानक से इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर कैसे पहुँच गए। जो सुनते साथ ही जिनवेई ने फटाफट से अपने थंडर वेपन को समन कर लिया। वो अपने साथियों को बता रहा था कि चाहे आज यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपने कार्गो को लूज नहीं कर सकते। हमें कुछ भी करके इस कार्गो को हमारी फिंजिंग सिटी पहुँचाना ही होगा। तो मैं एक काम करूँ, कुछ साथियों को लेकर
सीधी सिटी की तरफ रवाना हो जाओ और तब तक मैं कुछ बाकी के सिपाहियों को लेकर इन डीमंस को रोकने की कोशिश करता हूँ। और अब जिनवे ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटते साथ ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। बल यहाँ पर जिनवे ने थंडर स्ट्राइक हेवन नेट का इस्तेमाल किया था। उसके ऐसा करते साथ ही उन बैड डीमंस पर बहुत ही भयानक थंडर बरसने लगा, जिसमें न जाने कितने ही सारे बैड डीमन मारे गए। साथ ही साथ जिनवे अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उन पर स्ट्राइक कर रहा था। हालांकि वो चाहे कितने ही डीमंस को खत्म क्यों न कर ले, यहाँ पर बैड डीमन की कोई कमी नहीं थी। और उतने में जिनवे ने देखा कि इस क्रिम्सन ब्लड बैड डीमन किंग ने उनकी कार्गो पर अटैक कर दिया। उस डीमन किंग ने रिलीज की हुई जबरदस्त साउंड वेव की वजह से इन सिपाहियों को तकलीफ होने लगी, जिसके बाद वो डीमन किंग 1 बाय 1 इन सिपाहियों को खत्म करना शुरू कर देता है। जिंदा बची सिपाही उस पर एरोस से अटैक कर रहे थे, मगर डीमन किंग उन सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। और फिर उस डीमन किंग ने कैरेज के हॉर्सेस को भी खत्म कर दिया, जिसके चलते वो कैरेज पलटी खाकर नीचे पटक गई और अब वो डीमन किंग उस पर सवार हो चुका था, जो देखते साथ ही जिनवे ने हवा में छलांग लगाते हुए अपने थंडर वेपन जमीन पर हिट कर दिए। उसके ऐसा करते साथ ही उस थंडर ने सीधे जाकर डीमन किंग पर हमला कर दिया और फिर इस थंडर के भयानक झटकों से वो डीमन किंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिनवे को लग रहा था कि शायद ये बैड डीमन किंग मारा गया, इसलिए वो फटाफट से जाकर अपने कार्गो को चेक करने लगा। वेल इस कार्गो में कुछ एक्सोटिक बीस्ट थे, जिन्हें जिन फैमिली फिंचिंग सिटी में ले जा रही थी। वेल इन एक्सोटिक बीस्ट को जिंदा देखकर ही जिनवे के जान में जान आ गई। वो कह रहा था कि चलो अच्छा हुआ ये बीस्ट सही सलामत है, अगर ये मारे जाते तो पता नहीं मैं फैमिली हेड को क्या जवाब देता। लेकिन उतने में वो डीमन किंग दोबारा से अवेकन हो गया। उसने तो अपनी भयानक साउंड वेव रिलीज करते हुए इन सभी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जिनवे को इसमें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उतने में वहाँ पर एक कल्टीवेटर की एंट्री हो गई। उसने सीधे जाकर बैड डीमन किंग पर अटैक कर दिया था और जिनवे से कह रहा था कि क्यों ना इस डिमोनिक बीस्ट को निपटाने में मैं आपकी मदद करूं। और अब यहाँ पर उस कल्टीवेटर ने डीमन किंग पर स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए, लेकिन वो डीमन किंग बड़ी आसानी के साथ उन्हें डॉज कर रहा था। उसी वक्त जिनवे अपनी थंडर स्ट्राइक को रिलीज करते हुए उस डीमन किंग को कैद कर लेता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस कल्टीवेटर ने डीमन किंग पर स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिससे तो घायल होने के बाद वो डीमन किंग काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस साउंड वेव से जिनवे को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही, लेकिन उस कल्टीवेटर पर इस डीमन किंग की साउंड वेव का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए उसने फटाफट से हवा में छलांग लगाते हुए सोरिंग विंड स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया और इस बंदे के एक ही हमले में उस डीमन किंग का काम तमाम हो गया। अब ये देखते साथ ही जिनवे उस बंदे को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप सही वक्त पर नहीं आती तो शायद हम सभी लोग मारे जाते। वैसे मेरा नाम जिनवे है, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो? और उतने में उस बंदे को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि शीटियान थे, यानी कि शीमो के फादर। शीटियान ने अपनी डायरी में लिखा था कि उन्होंने बैड डीमन को खत्म करवाने में जिनवे की मदद की थी, मगर उसी वक्त उन्हें पेट्रिफिकेशन डिजीज का बैकलैश मिला, जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो गए। साथ ही शीटियान ने ये भी लिखा था कि मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, कोई भी हीलर मुझे ठीक नहीं कर सकता था। लेकिन फिर मुझे एक पिल के बारे में पता चला। इस दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट अपनी ची पावर को कल्टीवेट करने के लिए उस पिल को कंज्यूम करते हैं। इस पिल की वजह से मेरा पेट्रिफिकेशन डिजीज थोड़ा सा कंट्रोल होगा, लेकिन वो पूरी तरह से क्योर होगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे इसी बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मार्शल कल्टीवेटर्स के साथ दोस्ती बढ़ानी होगी, तभी जाकर मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन मेरा तो किसी भी इंपीरियल कोर्ट या फिर मार्शल सेक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं, इसीलिए अब मुझे कुछ भी करके नोबल फैमिली का ही हिस्सा बनना पड़ेगा। मैंने सुना था फिंचिंग सिटी की जिन फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, वो लोग एलिक्सर्स और मेडिसिन हब का बिजनेस करते। इतना ही नहीं, मैंने कुछ रूमर सुने थे कि उन्होंने अपने बिजनेस को 3 स्टेट बॉर्डर तक भी एक्सपांड किया है। उनके पास एक्सेलेंट इंटेलिजेंट नेटवर्क है। सो अगर मैं जिन फैमिली में शामिल हो गया तो मेरे कई सारे सवालों के जवाब मुझे मिल सकते हैं। वेल ये सब पढ़ने के बाद शिमो इन लोगों को बताने लगा कि शायद मेरे फादर ने जानबूझकर उन बैड डीमंस को अवेकन किया था ताकि वो जिन फैमिली के ट्रस्ट को गेन कर पाए। अब ये सुनकर योहान को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि उसके फादर शीटियान ने जिन
जिन फैमिली का फायदा उठाया है और उसे पता था कि ये सारी बातें उसकी मदर को भी हर्ट करेगी, इसलिए वो तुरंत ही लेडीज इन के पास जाकर उन्हें समझाने लगी कि मेरे फादर काफी ज्यादा बीमार थे, उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत थी और शायद इसी वजह से उन्होंने ये सब किया। मगर लेडीज जिन शीटियान ने लिखी हुई सारी बातों को सुनना चाहती थी, इसलिए शिमो आगे की कहानी बताने लगा। जब शीटियान को होश आया तब उसने देखा कि जिनवेई तो उन्हें अपने साथ लाया है। जिनवेई उसे बता रहा था कि तुम फिलहाल जिन मैनर में हो, मैं इस फैमिली का 5वां बेटा हूँ, तो मुझे 5th मास्टर के नाम से भी जाना जाता। तो शीटियान भी उसे अपना नाम बताकर पूछने लगे कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो जिनवेई उन्हें बताने लगा कि हम दोनों ने मिलकर बैड डीमन किंग को खत्म किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही तुम बेहोश हो गए। 2 दिनों तक तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं आया। अब ये सुनते साथ ही शीटियान तुरंत ही मास्टर जिनवेई का शुक्रिया अदा करते हैं। तो जिनवेई उससे कहने लगा कि तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे ख्याल से तुम किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हो। तो शीटियान उन्हें बताने लगे कि हाँ, कुछ सालों से मैं पेट्रिफिकेशन डिजीज से सफर कर रहा हूँ, शायद ज्यादा पावर यूज करने की वजह से ही मुझ पर बैकलैश हुआ। तो जिनवेई उन्हें बताने लगा कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हमने तुम्हें ऑलरेडी ची स्पिरिट पिल खिला दी है। अब अगले 10 सालों तक तो तुम्हारा ये पेट्रिफिकेशन डिजीज तुम पर बिल्कुल भी बैकलैश नहीं करेगा। तुम्हारी ची पावर जो हमेशा ब्लॉक रहती है वो अब स्मूथली रन करेगी। अब ये सुनकर शीटियान काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ ची स्पिरिट पिल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इनफैक्ट नोबल फैमिलीज भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकती, मगर फिर भी आपने मेरे जैसे स्ट्रेंजर को पिल खिलाई, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। जो सुनते साथ ही जिनवेई जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि तुमने अपनी जान दांव पर लगा के ये सारा प्लान बनाया, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम्हारे सारे एफर्ट्स जाया हो जाते। अब ये सुनकर शीटियान भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो कहते हैं कि मास्टर आप क्या कहना चाहते हो, ये मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा। तो जिनवेई उसे बताने लगा कि तुम एक मामूली से फ्री कल्टीवेटर हो, तो बताओ फिर तुम अचानक से 3 बॉर्डर स्टेट में कैसे पहुंच गए। इतना ही नहीं, हमारी जिन फैमिली न जाने कितने ही सालों से वहाँ से ट्रैवल करती आ रही, लेकिन कभी भी हम पर बैड डीमंस ने अटैक नहीं किया था। हम लोग हमेशा उसी वक्त ट्रैवल करते हैं जब वो बैड डीमन हाइबरनेशन पर हो, लेकिन इस बार अचानक से उन बैड डीमंस की नींद खुल गई और उन्होंने हम पर अटैक कर दिया। अब तुम ही बताओ, क्या ये कोई इत्तेफाक हो सकता है? मेरे ख्याल से तुम हमारी जिन फैमिली को बेवकूफ समझते हो, इसलिए तो तुमने ये सारा प्लान बनाया। सब शीटियान के सामने भी सच बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहते हाँ, आपने एकदम सही पहचाना, वो सारा प्लान मैंने बनाया था, क्योंकि मैं आपकी जिन फैमिली को सर्व करना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मास्टर जिनवेई मुझे इसका मौका देंगे। जिस पर मास्टर जिनवेई कहने लगा कि हाँ, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारी पेट्रिफिकेशन डिजीज की वजह से तुम हमारे किसी काम नहीं आने वाले, इनफैक्ट आगे चलकर तुम हमारी जिन फैमिली पर बोझ बन जाओगे। जो सुनकर शीटियान कहने लगा कि पहली बात तो ये है कि अगर मैं जिन फैमिली में शामिल हुआ तो मैं उनकी खातिर किसी भी मिशन को पूरा करूंगा, इनफैक्ट मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात ये है कि मैंने इतना बड़ा प्लान बनाया ताकि मैं जिन फैमिली का मेंबर बन पाऊँ, तो इससे ये बात साबित होती है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर मुझे किसी चीज को हासिल करना है तो फिर कोई मुझे रोक नहीं सकता। तीसरी बात ये है कि मेरी कंडीशन ही इतनी ज्यादा खराब होगी कि मैं जिन फैमिली के साथ धोखा नहीं कर सकता। और अब सबसे आखिर यानी कि चौथी बात तो ये है कि अगर जिन फैमिली को मुझ में इंटरेस्ट था ही नहीं, तो फिर उन्होंने इतनी एक्सपेंसिव चीज स्पिरिट पिल मुझे क्यों खिलाई? आप तो मेरी हकीकत जानते थे, फिर आपने अपनी पिल का नुकसान क्यों किया? जो सुनकर जिनवेई इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, तो चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हें हमारी जिन फैमिली से क्या चाहिए? जिस पर शीटियान कहने लगे कि मैं जानता हूँ आपकी जिन फैमिली मेडिसिनल हर्ब और एलिक्सर की डील करती है, आपकी फैमिली ने अपने इस बिजनेस को काफी अच्छे से एक्सपैंड किया है, तो मैं बस आपकी फैमिली के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मेरी पेट्रिफिकेशन डिजीज को क्योर करने का सोल्यूशन ढूंढना चाहता हूँ, और इसके बदले में मैं जिन फैमिली का कोई भी मिशन पूरा करने के लिए तैयार हूँ। सो यहाँ पर जिनवेई को एक ऐसा बंदा मिला था जो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यानी कि जिन फैमिली इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती है। अब शीटियान ने अपनी डायरी में आगे ये बताया था कि मेरे इस पेट्रिफिकेशन डिजीज ने अपने एक यूनिक सी ब्लड लाइन को क्रिएट किया था। जिनके पास भी ये यूनिक सी ब्लड लाइन थी, उन्होंने मार्शल आर्ट में कोई खास कारनामा नहीं किया, मगर इस यूनिक सी ब्लड लाइन का एक फायदा भी था। हमारे जैसे लोग कुछ खास किस्म के स्पिरिचुअल बीस्ट को बड़ी आसानी से सप्रेस कर सकते हैं। सो गाइस, यही वजह थी कि बैड डीमन के हमलों का शीटियान पर कोई असर नहीं हुआ था, जबकि जिनवेई की हालत तो खराब हो गई थी। शीटियान बता रहे थे कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के न जाने कितने ही सारे लोगों के पास एंशिएंट ब्लड लाइन्स हैं, और इसी वजह से वो लोग एंशिएंट स्पिरिचुअल बीस्ट को
बड़ी आसानी से सप्रेस कर सकते और इन स्पिरिचुअल बीस्ट के एसेंस का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट कंट्रोल पिल को बनाया जा सकता। वेल ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लोगों को बारबेरियंस कहा जाता है, जो कि इंसानों के साथ बिल्कुल भी कोई ट्रेड नहीं करना चाहते। वो लोग इन डिमोनिक बीस्ट को मार तो सकते हैं, लेकिन वो इंसानों के साथ सौदेबाजी नहीं करते और इसी वजह से चीज स्पिरिट पिल को रिफाइन करना काफी ज्यादा मेहनत का काम है। जो सुनकर जोंगशू बताने लगी कि मेरे ख्याल से आपके फादर उन बारबेरियंस के साथ सौदा करना चाहते थे ताकि वो चीज स्पिरिट पिल को हासिल कर पाए। तो लेडीजन बताने लगी कि हाँ, उन्होंने मुझे कुछ पिल्स दी थी जो कि चीज स्पिरिट पिल नहीं थी, मगर फिर भी पेट्रिफिकेशन डिजीज के असर को कम कर सकती है। अब वो पिल्स उनके पास कहाँ से आई ये तो मैं भी नहीं जानती। और उतने में उन्हें इस डायरी में एक नक्शा मिल गया। जोंगशू कहने लगी कि ये तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का मैप है। वेल ये टेरिटरी बारबेरियंस के अंडर आती है। और उतने में इशिमो अपने फादर का एक और किस्सा पढ़ के सुनाने लगा, जिसमें शीटियान लिखते हैं कि उस दिन हमारा एक बहुत ही खतरनाक पाइथन से मुकाबला हुआ। वो पाइथन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने मेरे सभी साथियों को मार दिया। उस दिन बारबेरियन गाइड यांची भी हमारे साथ था। वो भी उस पाइथन के हाथों बुरी तरह से घायल हो गया। उस दिन मैंने अकेले ही उस पाइथन का मुकाबला किया। भले ही मैं अपने साथियों को बचा नहीं पाया, मगर यांची को मैंने बचा लिया। उसी दिन मैंने यांची को अपनी पेट्रिफिकेशन डिजीज के बारे में बता दिया था। तो यांची ने किसी एंसेस्ट्रल एप ब्लड का जिक्र किया। बारबेरियन की ये बीमारी पेट्रिफिकेशन डिजीज से सिमिलर थी, मगर जब वो लोग सीक्रेट realm में गए तब उनकी वो बीमारी दूर हो गई। साथ ही साथ उनकी स्पेशल एबिलिटीज अवेकन होकर वो लोग इनेट realm पर असेंड हो गए। सो अगर बारबेरियन के पास उस बीमारी का इलाज था तो वो लोग मेरे पेट्रिफिकेशन डिजीज को भी ठीक कर सकते थे। यांची ने मुझसे कहा कि मैंने उसकी जान बचाकर उस पर एहसान किया है, तो वो भी मेरी मदद करेगा। अब ये सुनकर तो यूहान काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहने लगी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि बारबेरियंस के पास पेट्रिफिकेशन डिजीज का इलाज है। हालांकि लेडीजन बता रही थी कि बारबेरियन नेशन में मौजूद सीक्रेट realm काफी ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, वहाँ पर मल्टीपल सीक्रेट realms हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन से realm में जाकर हमें वो क्योर मिलेगा। तो जोंगशू कहती है कि मेरे ख्याल से हमने बारबेरियन के इलाके में जाना चाहिए, वहीं से हमें सीक्रेट realm का पता मिलेगा। और इतने में यूहान ने ड्रॉर में रखा हुआ एक तोहफा बाहर निकाल लिया। वो कह रही थी कि बारबेरियन नेशन के लोगों ने ये मेरे फादर को गिफ्ट किया था। इसे दिखाने के बाद बारबेरियन नेशन के लोग हमें परेशान नहीं करेंगे। मगर लेडीजन कहती कि यहाँ से बॉर्डर को क्रॉस करना ही काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और अगर हमने जैसे तैसे बॉर्डर को क्रॉस भी किया तो यांची को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये तो भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने जैसा मुश्किल है। यूहान कहती कि शायद आखिरी बार मेरे फादर उसी सीक्रेट realm की तलाश में गए होंगे और वहाँ पर ही कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे फादर की मौत हो गई। अब यहाँ पर लेडीजन काफी ज्यादा मायूस थी। वो कहती है कि आज का दिन हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। पहला तो हमें बारबेरियन नेशंस के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन अब हमें एक दिशा मिल चुकी है। सो अब हमें काफी सोच समझकर एक बेहतरीन सा प्लान बनाना होगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी हो गया, अब हमने वापस जाना चाहिए। जिसके बाद ये तीनों बंदियां वहाँ से निकल पड़ी, लेकिन शिमो इसी चैम्बर में रुकना चाहता था। वो कहता है कि यहाँ की दीवारों पर कई सारी हीलिंग मेथड लिखी गई है, तो मैं उनकी स्टडी करूंगा। इसलिए ये लोग वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन लेडी जेन वहाँ पर रुक गई थी। वो शिमो से पूछती कि क्या तुम्हारे फादर ने अपनी डायरी में कहीं पर भी मेरा जिक्र किया था। शिमो भी मायूस होकर उसे ना में जवाब देता है। दरअसल लेडी जेन को उम्मीद थी कि शीटियान उनके बारे में कुछ तो जरूर लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही शीटियान से सच्चा प्यार किया। लेकिन शीटियान का दिल तो कहीं और था। जब शिमो ने उन्हें ना में जवाब दिया तब वो मायूस होकर वहाँ से चली गई। यहाँ पर शिमो को भी अपनी मदर के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें सीधे अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हुआ जुआन से मिलने के लिए एक शराब खाने पर पहुँच गया था। उससे कहता है मेरे भाई जुआन, अकेले शराब पीना तो काफी ज्यादा बोरिंग है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँ। तो जुआन उससे कहता है कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, मुझे बस अब एक ही बात समझ आई, जिन फैमिली में एक तो शिमो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। तो हुआ उसे उकसाने के लिए कहने लगा कि मेरे भाई उस शिमो से पंगे लेना छोड़ दो, वो तो हमारी फेंगचिंग सिटी का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। जो सुनते साथ ही जुआन हंसते हुए कह रहा था कि शिमो तो बस एक लूजर है, उसकी ब्लड लाइन में तो कोई दम नहीं, आज न कल हमारी जिन फैमिली उसे अबैंडन कर देगी।
भाई हुआ, मैंने तो पूरे दिल से फैसला लिया है कि मैं उस शीमो को खत्म कर दूंगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शीमो को देख पाते जो अभी भी अपने फादर की केव में था। उसने वहाँ मौजूद हर एक हीलिंग मेथड को चेक किया, लेकिन कोई भी मेथड कुछ खास पावरफुल नहीं थी। वो कहता है कि उस दिन सपने में मुझे व्हाइट एप ने एक ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई थी, उसकी मदद से मैं अपने बैकलैश को सप्रेस कर सकता हूँ। साथ ही साथ हाल ही में मैंने अपने ब्लड और ची पावर को सर्ज होते हुए महसूस किया है। मेरे ख्याल से मैं अब ची सेंसिंग को समझने के काफी ज्यादा करीब हूँ। और अब यहाँ पर शीमो ने एक एलिक्सर कंटेनर को बाहर निकाल लिया। शीमो कह रहा था कि ये जगह तो काफी ज्यादा शांत है, तो क्यों ना यहीं पर बैठकर कल्टीवेट किया जाए। मगर तभी वहाँ रखी हुई कल्टीवेशन मैट पर शीमो को कुछ लेटर्स मिले जो कि शीटियान ने छुपा के रखे थे। तो शीमो फटाफट से जाकर उन लेटर्स को पढ़ने लगा। उसमें से एक लेटर तो शीमो के लिए था और बाकी के 2 लेटर्स शीटियान की दोनों बीवियों के लिए थे। तो शीमो ने फटाफट से पहले अपने नाम का लेटर ओपन किया, जिसमें शीटियान बताती है कि जिन फैमिली को तुम्हारे और तुम्हारी मदर के बारे में पता चल गया, वो लोग मुझे बिल्कुल भी तुमसे मिलने नहीं दे रहे। साथ ही साथ उन्हें पता है कि तुम्हारी मदर बीमार है, तो उन्होंने जानबूझकर मेडिसिन के सप्लाई को भी कंट्रोल किया। इनफैक्ट इन लोगों ने हमेशा मुझ पर भी नजर रखी। ये लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास आ पाऊँ। मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन जिन फैमिली ने एक एक्सपर्ट को हायर किया, वो तो बस दिन रात मेरी हर एक मोमेंट पर नजर रखता है और मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि उसका मुकाबला कर सकूं। मेरी इस बीमारी की वजह से तो मैं अभी तक अर्ली पोस्ट नेटल स्टेज पर भी नहीं पहुँच पाया। मुझे डर लगता है कि कहीं ये बंदा तुम्हें और तुम्हारी मदर को नुकसान न पहुँचाए। खैर, मैं जल्दी एक मास्टर को शिकवान विलेज भेज दूंगा, जिसके साथ तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। वेल, इस लेटर को पढ़ते साथ ही शीमो समझ गया कि जिस बंदे ने उसकी जैंग फैमिली को खत्म किया था, वो तो जिन फैमिली का ही भेजा हुआ असासिन है। शीमो कहता है कि शायद जिन फैमिली ये जान गई थी कि मेरे फादर उनसे दूर जाना चाहते, इसलिए तो उन्होंने उस असासिन को भेजकर मुझे खत्म करने की कोशिश की। जिसके बाद शीमो ने लेडी जेन के लेटर को भी ओपन कर दिया। वो कहते हैं कि जिन फैमिली के साथ मेरा जो कनेक्शन था, उसमें हम दोनों ने अपना अपना फायदा देखा। तुम्हें भी जिन फैमिली पसंद नहीं थी और मैं भी उनसे नफरत करता हूँ। अगर जिन फैमिली में कोई मेरे दिल के करीब होगा तो वो बस तुम और यूहान हो, और हम तीनों भी जिन फैमिली के पिंजरे में कैद हैं। इन कुछ सालों में तुमने मुझ पर इतने सारे एहसान किए कि मैं कभी उन्हें चुका नहीं पाऊंगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। शीमो की मदर ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। मुझे हमेशा ये मलाल रहेगा कि मैंने तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया। मैं जिस सफर पर जाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा भयानक है। अगर मैं वहाँ से जिंदा वापिस आ पाया तो जरूर से तुम्हारे साथ वफादारी के साथ रिश्ता निभाऊंगा। शीमो भी इस लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो इतना तो समझ गया कि उसके फादर ने कभी भी लेडी जेन से मोहब्बत नहीं की। वो कहता है कि अगर मेरे फादर जिंदा बच भी जाते तो मुझे नहीं लगता कि वो लेडी जेन के साथ कभी सिंसियर रह पाते। खैर, मौका मिलते साथ ही मैं लेडी जेन को उनका लेटर दे दूंगा। जिसके बाद शीमो ने तीसरा और फाइनल खत ओपन किया, जो कि शीटियान ने शीमो की मदर के लिए लिखा हुआ था। उस लेटर में कहते हैं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मगर किस्मत ने हमारे साथ धोखेबाजी की। मैं अपनी इस बीमारी के क्योर में इधर उधर भटकता रहा और तुम हमेशा मेरी यादों में तड़पती रही। मैं जानता हूँ तुमने मुझे याद करके ही अपनी आखिरी सांस ली होगी, और उस वक्त तक भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। शायद तुम मुझसे खफा हो, इसलिए तो तुम सपने में भी कभी मुझसे मिलने नहीं आती। मैं दुआ करूंगा कि अगले जन्म में हमारी दोबारा से मुलाकात हो और उस वक्त तुम्हें मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी सारे लेटर्स पढ़ने के बाद शीमो इतना तो समझ गया कि उसके फादर ने जानबूझकर उसे अबैंडन नहीं किया था, बल्कि शीटियान ने की हुई अरेंजमेंट की वजह से लेडी जेन शीमो को ढूंढ पाई, वरना वो असासिन तो शीमो को कब का ही मार देता। यहाँ पर शीमो ने अपने फादर के लेटर्स जला दिए। उसे पता था कि अब शीटियान के जाने के बाद इन लेटर्स का कोई मतलब नहीं बनता। कुछ टाइम पहले ही शीमो को एक लड़की ने चीज स्पिरिट पिल दी थी, तो अब शीमो उस पिल को रिफाइन करने का डिसीजन लेता है। वेल, उस पिल को कंज्यूम करते साथ ही हमें शीमो का माइंड स्पेस दिखाया गया। वहाँ मौजूद व्हाइट एप बड़ी तेजी के साथ भाग रहा था। जब भी इस व्हाइट एप ने मूवमेंट की थी तब शीमो को अपनी बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ची पावर महसूस हुई। दरअसल वो व्हाइट एप मून एसेंस को एब्जॉर्ब करता था। ये देखते साथ ही शीमो भी उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां से वो मून एसेंस को काफी आसानी से एक्सेस कर सकता था। अब जैसे ही शीमो ने इस पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू किया, बस थोड़ी देर में उसे ची सेंसिंग हासिल हो गई। वो अब वहाँ मौजूद हर एक छोटी से
छोटी चीज को भी ऑब्जर्व कर सकता था। शिमू को तो लगा ही नहीं था कि उस बंदी ने दी हुई चीज स्पिरिट पिल उसके इतने ज्यादा काम आएगी। यहाँ पर शिमू तो अपनी इस अचीवमेंट को लेकर काफी ज्यादा खुश हो गया। अब उसका बस एक ही मिशन है, अपनी पेट्रिफिकेशन डिजीज को जड़ से खत्म कर देना। हो सकता है कि 3 बॉर्डर स्टेट के बारबेरियन नेशन में उसे इसका जवाब मिल जाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।